गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे आपका विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम की विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसके बारे में पढ़ रहे थे। तो इसके मैंने दो पार्ट बताए थे। आपका एक होता है आपका दृश्य वर्णक्रम, एक होता है आपका अदृश्य वर्णक्रम, यानी कि इनविजिबल जो स्पेक्ट्रम होता है। तो हमने जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता था वो हमने देख लिया था कि क्या होता था, और आज हम देखेंगे इनविजिबल। जो विजिबल था उसकी तरंग दैर्घ्य मैंने आपको बताया था कि हम कितने व्यूम तक देख सकते हैं। 0.4 से 0.7 जो व्यू होता है वहाँ तक हमारी आंखें देख सकते हैं। इसी को हम दृश्यवर्णक्रम बोलते हैं। इससे बड़ी जो तरंग दैर्घ्य होती है और इससे जो छोटी तरंग दैर्घ्य होती है ना, उन तरंगों को हम नहीं देख सकते हैं। तो देखो, अदृश्य वर्णक्रम क्या होता है कि विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के जो भाग हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं उन्हें हम अदृश्य वर्णक्रम कहते हैं। अदृश्य वर्णक्रम में हमने कितना क्या बताया था मैंने, इसमें कौन से आपके जो मैंने 7 कलर बताए थे, विव जोड़ करके बताया था। तो उसमें सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य किसकी थी? आपकी लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ी थी। तो लाल रंग से जो आपकी बड़ी तरंग दैर्घ्य होती है, और सबसे छोटी किसकी थी? इसकी सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य थी, ठीक है। और सबसे छोटी किसकी थी? आपकी बैंगनी। बैंगनी रंग की। तो इसकी क्या थी? आपकी छोटी तरंग दैर्घ्य, छोटी तरंग दैर्घ्य थी। तो इसमें अदृश्य जो वर्णक्रम है इसमें लाल रंग से बड़ी तरंग दैर्घ्य और जो बैंगनी रंग है ना उससे छोटी तरंग दैर्घ्य को हम देख नहीं सकते हैं। तो लाल रंग से जो बड़ी तरंग दैर्घ्य होती है उसको हम बोलते हैं अवरक्त क्षेत्र, यानी कि इंफ्रारेड जो स्पेक्ट्रम है, जो बड़ी तरंग दैर्घ्य होती है। और रेडियो जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो आते हैं। और बैंगनी रंग से जो छोटी तरंग दैर्घ्य होती है उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? पराबैंगनी क्षेत्र। आपको पता होगा, आपने पराबैंगनी किरणों के बारे में सुना होगा, जो जो लेयर सोख लेती है, उनको हम देख नहीं सकते हैं। एक्सरे किरणें, गामा किरणें आती है आपकी। देखो, गामा किरणों का क्षेत्र आपका दाईं ओर होता है। कैसे स्टार्ट होती है? ऐसे स्टार्ट होती है आपकी, यहाँ होती है गामा किरणें, ठीक है। फिर आपकी एक्सरे, फिर आपकी होती है पराबैंगनी, फिर आपका होता है दृश्य क्षेत्र, जिसका आप में पूरे वो 7 कलर आते हैं, ठीक है। और फिर वो आपका आ जाता है आपका अवरक्त किरणें। अवरक्त में या रेडियो, माइक्रोवेव जो भी आती है आपकी, वो वाला सिस्टम होता है आपका, ठीक है। तो ये आप इसको ऐसे ऊपर की तरफ भी लगा सकते हो, ऐसे ये मैंने इस टाइप से लिख दिया है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब जो गामा किरणें की जो मापने की इकाई होती है वो क्या होती है? कल मैंने बताई थी ना आपको, कौन क्या होती है? आपकी एंगस्ट्रॉम होती है, आपकी एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि जो गामा किरणें हैं उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य होती है 0.03 एंगस्ट्रॉम। ये गामा किरणों की आपकी क्या होती है? तरंग दैर्घ्य होती है। अब देखो, गामा किरणें हो गई, उसके बाद आती है हमारी एक्सरे किरणें। एक्सरे की किरणें की क्या होती है? आपकी 0.6 से 100 एंगस्ट्रॉम तक हो जाती है आपकी। 0.6 से 0.6 से 100 एंगस्ट्रॉम तक क्या हो जाती है? आपकी इसकी तरंग दैर्घ्य हो जाती है। और एक्स एक्स जो तरंग होती है वो भी दो प्रकार की होती है, जिनको हम नर्म, सॉफ्ट एंड हार्ड में बांटते हैं। अब जो एक्स किरणें हैं वो क्या, उसके बाद कौन सा आ जाता है? पराबैंगनी किरणें आती है। पराबैंगनी किरणों की जो आपकी तरंग दैर्घ्य होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और अदृश्य वर्णक्रम में आपका 0.4 मैंने आपको बताया था, इसमें 0.4 से 0.7 व्यूम व्यूम आया है, ये एंगस्ट्रॉम नहीं है भाई, ठीक है। तो इससे 0.4 से छोटी तरंग दैर्घ्य होगी तो क्या बोल देंगे उसको? अदृश्य वर्णक्रम। और 0.7 से आपका व्योम से बड़ी होगी तो क्या बोलेंगे उसको? अवरक्त। लेकिन है दोनों क्या आपके? अदृश्य, जिसको हम नहीं देख सकते। हम देख सिर्फ कितनी तरंग दैर्घ्य को सकते हैं? इस वाले क्षेत्र को हम देख सकते हैं, बाकी ना तो हम इस वाले क्षेत्र को देख सकते हैं और ना ही हम इससे बड़ी तरंग दैर्घ्य वाले क्षेत्र को देख सकते हैं। अब देखो, जो ये आपका चुंबकीय वर्णक्रम है इसके मूल सिद्धांत क्या है? जो ये आप किस सिद्धांत पर कार्य करती है, इसका मूल सिद्धांत क्या है? चुंबकीय आपका जो वर्णक्रम है वो देखो, जो दूर संवेदन है, रिमोट सेंसिंग है, उसमें आपका जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है उसकी उपयोगिता कुछ मूल सिद्धांतों को समझना आपके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। आपको पता होगा कि कोई भी वस्तु जिसका तापमान -273 डिग्री सेल्सियस, या इसको हम केल्विन भी बोलते हैं, ठीक है। केल्विन ये नहीं बोलेंगे, केल्विन बोलेंगे तो क्या हो जाएगा आपको? 0 डिग्री केल्विन। ये ऐसे केल्विन में, और इसको अगर हम सेल्सियस में चेंज करेंगे तो आपको 273 डिग्री -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा।
कोई भी वस्तु जिसका तापमान इतने से अधिक है तो वह क्या करेगी, विद्युत चुंबकीय आपका विकिरण छोड़ती है, विद्युत ऊर्जा छोड़ती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा ऊर्जा में भी उसके वृद्धि होती चली जाएगी। ऊर्जा के प्रसारण की जो तुलना है करने के लिए हमें काली वस्तु एक हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं, काली वस्तु को एक मानक मानते हैं कि भाई हाँ हमने ये मान लिया, काली वस्तु से हम बाकी वस्तुओं की तुलना करते हैं। आपको ये भी पता होगा कि सब बोलते हैं कि गर्मियों में हमें ब्लैक कलर नहीं पहनना चाहिए। उसकी वजह यही है कि जो ब्लैक कलर है वो ज़्यादा ऊर्जा का अवशोषण कर लेता है और हमें और अधिक गर्मी लगने लगती है। तो आपको पता है काली वस्तु वह वस्तु होती है जो ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा में परिवर्तित करने की अधिकतम क्षमता रखती है। और जो विकिरण ऊर्जा सभी तरंगों में एक समान, सभी जो तरंगें होती है उनकी एक समान नहीं होती है। अधिकतम और जो न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होती है ना, उसकी कम और मध्यम तरंग दैर्घ्यों की गति से अधिक और आपका अधिक होती है। जैसे काली वस्तु का तापमान बढ़ने पर अधिकतम जो ऊर्जा क्षेत्र है वो छोटी तरंगदैर्घ्य तरंगों की ओर खिसकता चला जाता है, शिफ्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर आप उदाहरण में आपको दूं तो जैसे कि यदि एक आप लोहे को जब स्टार्टिंग में गर्म करना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले वह दिखाई देने वाली जो आपकी लंबी तरंगदैर्घ्य की जो स्पेक्ट्रम है ना, जो लंबी तरंगदैर्घ्य की जो किरणें हैं उनको रोकेगा और सबसे पहले वह हल्का लाल रंग दिखाई देगा। और लोहे को जब हम अधिक गर्म करते हैं तो वो क्या करेगा, छोटी तरंगदैर्घ्य को रोकेगा और वो कैसा दिखाई देगा, आपको नीला नारंगी दिखाई देगा, पीला दिखाई देगा और सफ़ेद रंग को दिखाई देगा। तो ये क्या है कि इसी प्रकार मैंने आपको पहले भी बताया गया है कि जो हमारी आंखें हैं वो आपका 0.4 से 0.7 जो माइक्रोमीटर तक देख सकती है, व्योम तक देख सकती है। और जो फोटोग्राफी हम जब करते हैं ना, जो फोटोग्राफी करते हैं हम वो कितने व्योम तक करते हैं, आपका माइक्रोमीटर तक करते हैं। 0.3 से 1.2 माइक्रोमीटर जो हम फोटोग्राफी करते हैं वो इतने में आपकी फोटोग्राफी की जाती है, रिकॉर्ड की जाती है। अब देखो ये जो आपका दूर संवेदी उपकरण है उस पर वायुमंडल का क्या प्रभाव पड़ता है। वायुमंडल का प्रभाव दूर संवेदी जो उपकरण होते हैं ना हमारे, जो रिमोट सेंसिंग में जो उपकरण है वो इस पर वायुमंडल पर क्या प्रभाव डालते हैं उसके बारे में बताइए। आपको पता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, धूल के कण मिलेंगे, जलवाष्प मिलेगी, ओजोन गैस मिलेगी, अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे प्रदूषणकारी तत्व मिल जाएंगे जो क्या करते हैं, सूर्य से आने वाले किरणों को अवशोषण कर लेते हैं, उसका प्रकीर्णन कर देते हैं, स्कैटरिंग कर देते हैं, उसका अवशोषण कर लेते हैं, उसको एक जैसे चारों दिशाओं में फैला देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो आपका इन जो ये परिवर्तन होते हैं ना वो भूतल पर रिकॉर्ड किए जाने वाली जो आपकी विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है उस पर प्रभाव डालते हैं। भूतल द्वारा भी ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, परावर्तन होता है, प्रकीर्णन होता है। आपको पता है पृथ्वी पर सूर्य से किरणें पृथ्वी पर आती है तो कुछ ऊर्जा उसका वायुमंडल अवशोषित कर लेगा, कुछ ऊर्जा धूल कण अवशोषित कर लेगी, कुछ ऊर्जा जल के कण है वो अवशोषित कर लेंगे, तो जिससे उसका ऊर्जा का ह्रास होता है, जिससे जो आपके दूर संवेदी उपकरण है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। वायुमंडल का प्रभाव सभी तरंगों पर एक जैसा नहीं होता है। स्पेक्ट्रम का वह भाग जहाँ आपका वायुमंडल द्वारा दुर्बलीकरण सबसे कम होता है, स्पेक्ट्रम जो हमारा जो विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम है उसका वो वाला पार्ट जहाँ पर ऊर्जा का सबसे कम ह्रास होता है उसको विंडो बोलते हैं, उसको खिड़की बोलते हैं। यानी कि उस खिड़की से सबसे अधिक अगर स्पेक्ट्रम आती है तो वहाँ ऊर्जा का ह्रास कम होता है तो उसको हम विंडो बोलते हैं। और दूर संवेदन के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र वही विंडो होती है। तो ये टॉपिक अब यहाँ खत्म होता है। कल हम रिमोट सेंसिंग, जोन ऑफ रिमोट सेंसिंग पढ़ेंगे, यानी कि सुदूर संवेदन के जो खंड है वो पढ़ेंगे।